हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्राइब। तो आज हम बात करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्या होता है, इसका क्या कॉज होता है, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं और इस डेंगू फीवर में क्या क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेंगू एक वायरल इलनेस है जो कि एडीज नाम के मॉस्किटो की वजह से होता है। जब भी ये वायरस वाला एडीज मॉस्किटो किसी पर्सन की बॉडी को काटता है तो ये उस वायरस को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर डेंगू का वायरस इंजेक्ट हो जाता है। तो ये एडीज मच्छर जो होता है ये डेंगू का वेक्टर होता है। डेंगू का वायरस 4 टाइप्स का होता है, जिसे हम DENV1, DENV2, DENV3 या DENV4 के नाम से जानते हैं। तो जब भी किसी पर्सन में फर्स्ट टाइम डेंगू होता है तो DENV1 की वजह से होता है। अगर उसी पर्सन में सेकंड टाइम डेंगू होगा तो DENV2 की वजह से होगा। अगर थर्ड टाइम डेंगू होगा तो DENV3 की वजह से होगा। जब फोर्थ टाइम डेंगू होगा तो DENV4 की वजह से होगा। इन सभी टाइप्स की वजह से किसी भी पर्सन में एक बार से ज़्यादा डेंगू नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में सिर्फ 4 बार डेंगू हो सकता है, अलग अलग वायरस की वजह से। डेंगू फीवर की 3 स्टेजेस होती हैं, जिनमें नंबर 1 नॉर्मल डेंगू फीवर होता है, नंबर 2 डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है और नंबर 3 डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो 90% केसेस में जो फर्स्ट स्टेज होती है उसी टाइप का डेंगू पेशेंट को होता है, जो कि नॉर्मल सिस्टमिक ट्रीटमेंट देकर और उसको पेशेंट को रिहाइड्रेट करके अपने आप ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो सेकेंड एंड थर्ड स्टेज होती है उसमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है और उसको IV फ्लूइड के जरिए और दूसरे ट्रीटमेंट देके उसको पेशेंट को ठीक किया जाता है। डेंगू के सिम्टम्स में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, उसको सीवियर हेडेक हो सकता है, उसको बॉडी पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, बोन पेन हो सकता है, उसको नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकता है। लेकिन ये सभी जितने भी ये सिम्टम्स हैं ये नॉर्मल वायरल जो अलग वायरल फीवर होते हैं उनमें भी सेम सिम्टम्स देखे जाते हैं। लेकिन हम डेंगू का पता लगाने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी देख सकते हैं पेशेंट के अंदर, जैसे कि डेंगू वाले पेशेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी कि हमारी आंख में पीछे की साइड में बहुत तेज सीवियर पेन हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स भी देखे जा सकते हैं। तो ये 2 स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं डेंगू की कंडीशन में। डेंगू के डायग्नोसिस के लिए हम NS1 एंटीजन टेस्ट, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन टेस्ट करा सकते हैं। ये टेस्ट 7 दिन के अंदर अंदर पॉजिटिव आता है। इसके अलावा अगर फर्स्ट सिम्टम जब से दिखा है तो उसके 4 दिन बाद IgM एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं जो कि पॉजिटिव आता है। इसके अलावा CBC टेस्ट करा सकते हैं। CBC में हम मेनली TLC का देखते हैं। TLC कम हो जाता है डेंगू की कंडीशन में। TLC जो होता है WBC वाइट ब्लड काउंट होता है। इसके अलावा हम LFT भी करा सकते हैं, यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें SGPT SGOT बड़ा हुआ आ सकता है। डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को नॉर्मली सिस्टमिक ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। नॉर्मली जो वायरल फीवर होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, जो कि पेशेंट की इम्यूनिटी की वजह से अपने आप ठीक हो जाते हैं। सिस्टमिक ट्रीटमेंट में पेशेंट को पैरासीटामोल की टैबलेट 500 मिलीग्राम में या 650 मिलीग्राम में दिन में 2 बार या दिन में 3 बार रिकमेंड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फीवर के पेशेंट को कितना टेम्परेचर है और कितना देर बाद टेम्परेचर हो रहा है। इसके अलावा अब डेंगू की कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसको हम लिक्विड डाइट जैसे कि ORS, कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर, वेजिटेबल सूप, मिल्क वगैरह रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि पेशेंट की बॉडी दोबारा से रिहाइड्रेट हो जाए। डेंगू में पेन किलर को नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सेन वगैरह, क्योंकि ये जितने भी पेन किलर्स होते हैं ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम कर देते हैं। क्योंकि डेंगू एक वायरल फीवर है तो इसमें एंटीबायोटिक का भी कोई रोल नहीं है, तो डेंगू की कंडीशन में एंटीबायोटिक भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा स्टेरॉइड भी नहीं लेना चाहिए। डेंगू की जो सेकंड स्टेज होती है वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर होती है। ये स्टेज नॉर्मली उन पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है जैसे कि कोई 1 साल का बच्चा है उसको डेंगू हो जाए, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको डेंगू हो जाए, या कोई ओल्ड एज बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा इंसान है उसको डेंगू हो जाए, या बहुत ही ओबीस पेशेंट है जिसका बहुत
बहुत ज़्यादा वेट है उसको डेंगू हो जाए, या डायबिटीज़ वाले पेशेंट को या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को अगर डेंगू हो जाता है तो वो नॉर्मली ये पेशेंट डेंगू की सेकंड स्टेज में भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। या किसी पेशेंट को 18 महीने की जो डेंगू हिस्ट्री है वो हो, उसको दोबारा से डेंगू हो जाए तो वो भी इस सेकंड स्टेज में प्रोग्रेस कर सकता है। जब भी फीवर ख़त्म हो जाए तो उसके कम से कम 2 दिन बाद तक पेशेंट को केयरफुल रहना चाहिए, कहीं उसकी नॉर्मल कंडीशन प्रोग्रेस करके डेंगू के सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज की तरफ तो मूव नहीं कर रही। तो उसमें कुछ बॉडी वार्निंग साइंस भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि नेचुरल ओपनिंग्स जो होती हैं उनमें से ब्लीडिंग होना, जैसे कि नोज़ या गम्स में से ब्लीडिंग होना। इसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर रेड स्पॉट्स पड़ना या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना और वॉमिटिंग के साथ ब्लड आना। इसके अलावा डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, बहुत ज़्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन होना। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटीग यानी कि थकावट महसूस होना। इसके अलावा रैपिड ब्रीदिंग यानी कि बहुत तेज़ तेज़ सांस लेना। अगर ये सभी वार्निंग साइंस पेशेंट के अंदर दिख जाते हैं तो यही आइडियल टाइम होता है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड होने के लिए। डेंगू की सेकेंड स्टेज डेंगू हेमोरेजिक फीवर में हमारी ब्लड कैपिलरीज से ब्लड प्लाज्मा लीक करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा होने लगता है। तब टेस्ट पीसीवी यानी कि हिमेटोक्रिट टेस्ट बढ़ा हुआ आता है और प्लेटलेट काउंट्स भी कम आती हैं। पेशेंट को हाइड्रेट करना पड़ता है, जिसके लिए पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो पेशेंट रिकवर होने लगता है। अगर सेकेंड स्टेज में पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ तो ये कंडीशन थर्ड स्टेज में भी मूव कर सकती है, जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होती है। ये ब्लीडिंग हमारे ब्रेन में भी हो सकती है, ये हमारे एब्डोमेन में भी हो सकती है। बीपी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का गैप बहुत कम हो जाएगा। बीपी अगर कम होगा तो पेशेंट को टैकीकार्डिया होने लगेगा और रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ब्लड लॉस हुआ तो पेशेंट को पीआरबीसी देना होगा। उसके अलावा ऑक्सीजन देने की कंडीशन भी आ सकती है। इसके अलावा आईवी फ्लूइड्स को तो देना ही होंगे। अगर देखा जाएगा कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो गया है तो प्लेटलेट भी अलग से देना हो सकता है, लेकिन प्लेटलेट काउंट को चढ़ाने से पहले हम उसका ब्लड लॉस जो है उसको कंप्लीट करेंगे और हम ये देखेंगे कि प्लेटलेट कम होने का रेट क्या है। अगर पेशेंट का सपोज आज 1 लाख काउंट है और अगर उसको कल दोबारा से उसका प्लेटलेट काउंट कराया वो 40,000 आया तो ये प्लेटलेट काउंट का रेट बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इसको प्लेटलेट चढ़ाना भी ज़रूरी हो जाएगा। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में कट्स या इंजरीज को रिकवर करने का काम करती हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हर वक्त कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर्स तोड़ फोड़ चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में छोटे मोटे कट्स या इंजरीज हर वक्त होते रहते हैं। तो ये प्लेटलेट्स इन कट्स या इंजरीज को सील करने का काम करती हैं। तो अगर इन प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये कट्स या इंजरीज सील नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इन कट्स या इंजरीज में से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस शॉक की कंडीशन में बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी वाइटल ऑर्गन्स भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जैसे हमारा किडनी, लिवर, ब्रेन वगैरह। जब इन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ये भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये कंप्लीट डिटेल थी डेंगू के बारे में। आप लोगों को ये डिटेल अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।